नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। बांका में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली, कहा इस बार बिहार मनाएगा एक साथ 2 दिवाली। नीतीश कुमार ने पूछा भावी मुख्यमंत्री का नाम। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, कहा आतंकवाद और बातचीत नहीं चल सकते साथ। सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर। दादरी घटना के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कई नेता, केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने की राजनीति न करने की अपील। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का मुख्यमंत्री का वादा। नेपाल में प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का इस्तीफा, खड़ग प्रसाद शर्मा होंगे नए प्रधानमंत्री। भारत के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्तों पर जोर। और अमेरिका के ओरेगोन में गोलीबारी से 10 की मौत, राष्ट्रपति ओबामा का गन कल्चर खत्म करने पर जोर। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त। और आइए देखते हैं पहली खबर। कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के 4 सूत्रीय फॉर्मूला को भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद खत्म कर दे तो बातचीत शुरू हो सकती है। विदेश मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने आतंकवाद को राज्य नीति का हिस्सा बना रखा है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान और भारत के बीच शांति पहल का एक 4 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। मैं उसका उत्तर देते हुए कहना चाहूंगी, 4 सूत्रों की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र काफी है। आतंकवाद छोड़िए और बैठकर बात करिए। सुषमा स्वराज ने कहा कि मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। उन्होंने आतंकियों की मदद करने वाले देशों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की भी मांग की। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान भरोसेमंद पहल करे तो भारत बातचीत के लिए तैयार है। अगर उन बैठकों से विश्वसनीय परिणाम निकलते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सभी अनसुलझे मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत तुरंत द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए तैयार होगा। ये मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे मुद्दों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र नाकाम रहा है। भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि इसमें नए देशों को शामिल करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत जी पार्थसारथी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जिस तरीके का भारत ने रिएक्शन रहा, या फिर मैं कहूँ कि भारत ने जो जवाब दिया है, उससे कितने आप संतुष्ट हैं और किस तरीके से देखते हैं इसे? मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए कि आपके श्रोताओं को ये समझना चाहिए कि जब 1965 के जंग में पाकिस्तान अपने इरादे पूरे नहीं कर सका, यानी कि कश्मीर को बल प्रयोग करके ले नहीं सका भारत से, तो राष्ट्रपति अयूब खान जो सैनिक शासक थे, उन्होंने वादा किया कि हर साल मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उठाऊंगा, यूएन में उठाऊंगा, हर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उठाऊंगा। तो नीति ये रही है उनकी, 50 साल गुजर गए हैं। नई बात यह है पिछले 20 सालों से कि ना सिर्फ ये बोलते हैं, लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए आतंकवाद का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कारगिल जैसे बेवकूफ़ी भी करते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन बल उनका आतंकवाद का जो इस्तेमाल है 2 चीज़ों के लिए है। इससे वो जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में लोग परेशान हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्रित रहेगा। तो एक समय आ गया है कि उसका एक साफ जवाब दें। और मैं समझता हूं कि कल जो प्रतिक्रिया हमारी कल रही वो 3 स्तर पर थे। पहले कि अब हमारे यूएन एम्बेसी के एक प्रथम सेक्रेटरी ने जवाब दिया, जिसे कहते हैं राइट ऑफ रिप्लाई। उसके बाद प्रवक्ता ने कुछ किया और आखिर सुषमा जी ने जो कहना था कह दिया। तो इनमें से हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि भाई बातचीत होगी सिर्फ टेररिज्म पर, हम तैयार हैं,
डीजीएमओज बात कर सकते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पीछे, लेकिन प्राथमिकता हम देंगे तनाव के कारणों को। और तनाव क्यों बढ़ता है? घुसपैठ और आतंकवाद। तो हमारी प्रथम प्राथमिकता हम इसी को देंगे। अगर ये सही तरह से सुलझ जाए तो दूसरी चीज़ों पर भी बात कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि जब बातचीत की प्रक्रिया के पुनरारंभ हुआ 2004 को, कब हुआ? उसके बाद जब राष्ट्रपति मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी से एक आश्वासन दिया लिखित कि पाकिस्तान नियंत्रित धरती से भारत के खिलाफ वो आतंकवाद होने नहीं देंगे। रिटर्न डिक्लेरेशन था। अब पाकिस्तान उसे भूल जाते हैं, कहते हैं बातचीत की प्रक्रिया। तो स्पष्ट हमने दो चीजें अब साफ कर दी है। सबसे पहले कि प्राथमिकता है आतंकवाद का, अगर बातचीत नहीं हो तो नहीं सही। दूसरी बात ये कि पहली बार हमने यूएन में ये स्पष्ट कर दिया है कि पूरा जम्मू कश्मीर प्रांत भारत का एक अभिन्न अंग है। अगर और कुछ शेष रहा तो वो ये कि पाकिस्तान वो धरती छोड़ के बाहर जाए जी। और ये जो हमने कहा है, ये 1994 के जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ हमारे संसद में, उसके अनुकूल है। और जिस तरीके से मैं ये समझना चाह रहा था बादशाह साहब, क्योंकि आप बेहतर पाकिस्तान को बहुत करीब से देखते रहे हैं, जिस तरीके से नवाज शरीफ ने पूरा तानावाना बुना, मैं कहूँ, यूएन में भारत को घेरने के लिए, और ऐसा लगता है कि वो खुद ही उसमें घिरते दिख रहे हैं। और जब वो वापस लौटेंगे पाकिस्तान में तो ज़्यादा मुश्किल में होंगे पहले से। हो सकता है कि वहाँ पर नंबर गेन करने के लिए उन्होंने इस तरह का स्टैंड लिया हो। नहीं, उनको एक चीज़ हमें समझनी चाहिए सबको, श्रोताओं को, कि पाकिस्तान के असली शासक जो हैं वो एक दूसरे शरीफ हैं। नवाज शरीफ नहीं, बल्कि जनरल राहिल शरीफ। पहले फौज हावी था सुरक्षा और विदेश नीति पर। अब अंदरूनी सुरक्षा पर भी फौज हावी हो गया। मजबूरी करके संसद को एक कानून पास करना पड़ा, जिससे किसी को भी सैनिक अदालत में उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आम नागरिक को भी। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है और उनके संविधान के अनुकूल नहीं है। जुडिशरी भी डर गई है उसका, उन्होंने विरोध नहीं किया। तो असली शासक घरेलू मामलों में और इनमें राहिल शरीफ और नवाज शरीफ नहीं। तो नवाज शरीफ कुछ ऐसे जगह नहीं है जहाँ से वो कुछ कर सकें, अगर चाहें भी जी। ये हमें समझना चाहिए। इसीलिए हमने प्राथमिकता दी है कि हाँ, सैनिक अधिकारी मिले, डीजीएमओज मिले। वो मान गए थे उफाम में के, और बाद अब पीछे हट रहे हैं। तो ये एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से सब कुछ हुआ है, दो तरह की राय दिख रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने बहुत दिनों के बाद या कई वर्षों के बाद बहुत सही लाइन ली है इस पूरे मसले पर, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओवर एग्रेशन है। इससे कहीं कोई आपको लगता है कि दोनों में से किस रास्ते की तरफ ज़्यादा मुफीद है भारतीय रणनीति इस वक्त? देखिए, मेरी राय तो यही रही है कि हमें ये स्पष्ट करना ज़रूरी था कि जो 2004 को मुशर्रफ साहब ने आश्वासन दिया और उसके बाद बातचीत की प्रक्रिया का पुनरारंभ हुआ, उसे हम भूल गए। और मैं समझता हूँ वो बहुत ही बड़ी भूल थी, क्योंकि उसका नतीजा क्या निकला? मुंबई पर आतंकवादी हमला, जिसके बारे में उन्होंने कुछ किया नहीं। दूसरी बात, घुसपैठ और नियंत्रण रेखा के पार फायरिंग। तो मिला क्या हमें उस नीति से? अब तो स्पष्ट है, सारी दुनिया के सामने हमने कह दिया, बंद कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी थक गए हैं पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से। सेनेटर केरी ने उनको कहा इसी सेशन में कि आप लश्कर तैयबा और हक्कानी नेटवर्क को बंद कीजिए, जो आप सहयोग दे रहे हैं।
उनके बड़े निकट थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, वो भी उन्होंने हाथ छोड़ दिया है। तो समय पर निर्धारित हमारी प्रतिक्रिया रहनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ हम 10 साल से हम ये करते रहे हैं तो इसका कोई परिवर्तन नहीं। टाइमिंग के लिहाज से बहुत ही परफेक्ट आप कह रहे हैं कि जवाब भारत का रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। उधर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को एक डोजियर सौंपा है जिसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सबूत देने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी सलाहकार बिलाल अहमद ने कहा कि भारत के कड़े रुख के कारण बातचीत शुरू नहीं हो पा रही, इससे रिश्तों पर असर पड़ रहा है। और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। करोड़ों की लागत अरबों में चली आई, फिर भी सूखी है नहर, कैसे हो सिंचाई। देखिए हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में बिन पानी नहर, शनिवार शाम 7:20 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब बात बिहार चुनाव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांका से बिहार में प्रचार का आगाज किया। नरेंद्र मोदी ने बिहार की बदहाली के लिए राज्य सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराया। उधर नीतीश कुमार ने भी समस्तीपुर से प्रचार का आगाज किया और बीजेपी के अच्छे दिन के वादे पर तंज कसा। इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। इन्हीं लफ्जों के साथ बिहार के बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जारी विशेष पैकेज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें राज्य की मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है। बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया था। और पुराना 40,000 करोड़ दूसरा, कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगाने हैं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने विकास के लिए वोट मांगा और प्रगतिशील बिहार बनाने का वादा किया। उधर नीतीश कुमार ने समस्तीपुर जिले से महागठबंधन का प्रचार शुरू किया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि गरीब की थाली से दाल गायब हो रही है और यही अच्छे दिन हैं। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया और वर्ल्ड बैंक ने देखा कि बिहार अभी भी 27वें नंबर पे खड़ा है और झारखंड कहां पहुंचा मालूम है? झारखंड 29वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। नीतीश ने बीजेपी से उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम भी पूछा। अरे भाई, लोकसभा का चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ेगी, अब विधानसभा का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा के लोग ग्राम पंचायत का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। इनके पास कोई तो नेता ही नहीं। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद अब रैलियों का दौर शुरू हो गया है। जल्द ही दूसरे दलों के नेता भी बिहार में रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पर्यावरण को बिगाड़ने में भारत का कोई हाथ नहीं। झारखंड की खूंटी की अदालत और जिला कलेक्ट्रेट में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने बिजली संकट से निपटने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया। सौर ऊर्जा से चलने वाला ये देश का पहला कोर्ट है। प्रधानमंत्री ने दुमका में मुद्रा योजना के तहत कर्ज वितरण शिविर का भी उद्घाटन किया। पूरे विश्व को कहना चाहता हूं, ये जो मुसीबत आई है
उस पाप के हम भागीदार नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें कभी भी प्रकृति का विनाश करने का रास्ता नहीं दिखाया। साल 2030 तक भारत कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी करेगा। भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में 40% इजाफा करने का फैसला किया है। जलवायु परिवर्तन पर नवंबर में पेरिस सम्मेलन से पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा की। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने का खाका पेश कर दिया है। अगले 15 साल में देश में कार्बन उत्सर्जन में 35% की कमी की जाएगी। ये कटौती साल 2005 को आधार मानकर होगी। हमारी ऊर्जा की खपत विकास के तुलना में अब जो 20% कम कर रहे हैं 2020 तक, वो अब 35% कम करेंगे, यानी 75% की छलांग लगाएंगे हमारे लक्ष्य में। ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी टारगेट है। साल 2030 तक कुल बिजली उत्पादन में 40% हिस्सा नवीकरणीय ईंधन का होगा। वातावरण में फैले 3 खराब टन कार्बन को सोखने के लिए अतिरिक्त जंगल लगाए जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र में उम्मीद जताई कि पेरिस में होने वाला समझौता व्यापक होगा। जलवायु परिवर्तन में कुछ देशों का ऐतिहासिक रूप से बड़ा हिस्सा रहा है, इसलिए उत्तरदायित्व में भेद तो करना ही होगा। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते। जानकारों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अगले 15 साल में 206 अरब डॉलर की जरूरत होगी। जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन 30 नवंबर से पेरिस में होना है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा के दादरी में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने दादरी घटना पर सियासत से बचने की सलाह दी। इस घटना को एक हादसा भी करार दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दादरी कांड में शामिल गुनहगारों को सरकार कड़ी सजा दिलाएगी। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी मुहैया कराएगी। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। वो परिवार जिनके सदस्य की जान गई है, उस परिवार की मदद करने का काम न्याय के साथ और जो दोषी लोग हैं, सरकार और कानून ईमानदारी से काम कर करके ऐसे दोषी लोगों को सजा दिलाएंगे। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती से पूछताछ की है। उनसे एनएचआरएम घोटाले के सिलसिले में पूछताछ हुई है। करीब 3 घंटे तक जांच एजेंसी ने उनसे सवाल जवाब किए। राज्य का एनएचआरएम घोटाला करोड़ों रुपए का था और आरोप है कि तब के स्वास्थ्य मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने योजना के ठेके अपने चहेते लोगों को दिए। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि जो भी फैसले लिए गए वो पूरी कैबिनेट ने लिए। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अकेले कोई फैसला नहीं लिया। और बात नेपाल की, जहां पर प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। शर्मा ने भारत के साथ बेहतर संबंधों को अहम करार दिया। काठमांडू में उन्होंने कहा कि नेपाल के नए संविधान में सभी का सम्मान किया जाएगा। नेपाल के भावी प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने भारत के साथ बेहतर रिश्तों पर जोर दिया है। काठमांडू में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत नेपाल का अहम पड़ोसी है और सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखना दोनों की जिम्मेदारी है। नेपाल छोटा देश है और भारत से अनुचित बातों पर उलझना नेपाल के हित में भी नहीं है। बस हमारा रिक्वेस्ट है, नेपाल छोटा है, मैंने पहले भी कहा, देश छोटा हो सकता है, सोवरेंटी छोटा नहीं होता। उन्होंने नेपाल भारत सीमा पर विरोध प्रदर्शन की वजह से बाधित वाहनों की आवाजाही पर भी चिंता जताई। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने भरोसा दिलाया कि देश के नए संविधान में सभी का सम्मान किया गया है। हम किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं करेंगे, होने नहीं देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है, नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट है सबके लिए। हालांकि नेपाल के कई केबल ऑपरेटरों ने अब तक भारतीय चैनलों का प्रसारण बहाल नहीं किया है। ऑल ऑफ सडन इंडियन चैनल्स को जो बंद कर दिएगा, न्यूज चैनल्स
बेसिकली, उससे सारे अफेक्टेड हैं लोग। जैसे कि न्यूज़ जो आना चाहिए जनता के पास, जो सूचित होना चाहिए, उसके अधिकार को कुंठित किया गया हुआ है। नेपाल में वाहनों की आवाजाही भले ही शुरू हो गई है, लेकिन जरूरी सामान की कमी से लोगों को जूझना पड़ रहा है। नेपाल संकट की वजह से वहां विमानों के ईंधन का भी संकट गहराता जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी से चीजें महंगी हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात अमेरिका की, जहां पर एक बार फिर कॉलेज में गोलीबारी की घटना हुई। ओरेगन प्रांत के एक कम्युनिटी कॉलेज में अज्ञात बंदूकधारी की गोलीबारी से 10 लोग मारे गए। इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं और इस घटना के बाद एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर को खत्म करने की मांग उठ रही है। अमेरिका के ओरेगोन के कम्युनिटी कॉलेज में दिन की शुरुआत आम दिनों की तरह ही रही, लेकिन कुछ पलों के अंदर ही पूरे कॉलेज में दहशत और खौफ का माहौल था। अज्ञात बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 10 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोलीबारी की घटना स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 10:30 बजे हुई। हमलावर को मार गिराने में पुलिस कामयाब रही। Let me be very clear. I will not name the shooter. I will not give him the credit he probably sought prior to this horrific and cowardly act. Media will get the name confirmed in time. पिछले साल अगस्त से अमेरिका के स्कूल कॉलेजों में गोलीबारी की ये चौथी सबसे बड़ी घटना है। घटना के सामने आने के बाद से एक बार फिर अमेरिका में गन कल्चर को खत्म करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। And what's become routine, of course, is the response of those who oppose any kind of common sense gun legislation. Right now, I can imagine the press releases being cranked out. We need more guns, they'll argue. Fewer gun safety laws. Does anybody really believe that? डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की दावेदार हिलेरी क्लिंटन ने भी बंदूक कानून में बदलाव की बात कही है। इससे पहले जून में साउथ कैरोलिना में अज्ञात बंदूकधारियों ने चर्च पर हमला कर 9 लोगों की हत्या कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका के एक परिवहन विमान को मार गिराने का दावा किया है, जिसमें सवार अमेरिकी सेवा के 6 सदस्यों समेत 11 लोग मारे गए। जलालाबाद हवाई अड्डे के करीब अमेरिका का C-130 सैन्य परिवहन विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान को 455वीं एयर एक्सपेडिशनरी विंग की 774वीं एक्सपेडिशनरी एयरलिफ्ट स्क्वाड्रन के काम में लगाया गया था। हालांकि पेंटागन ने अभी विमान हादसे की वजह का खुलासा नहीं किया है। हादसे के कारणों की जांच जारी है। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी अपने संदेश में कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांत आज बढ़ते संघर्ष और हिंसा के दौर में पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 146वीं जयंती है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत सभी दलों के नेताओं ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संसद के सेंट्रल हॉल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सोनिया गांधी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई नेताओं ने पुष्प अर्पित किए। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उन्होंने असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने उनकी समाधि स्थल विजय घाट जाकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनके परिजनों समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था।
उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन और भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। शास्त्री जी ने अपने जीवन में सादगी, उच्च विचार और परिश्रम से अनूठी मिसाल कायम की। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। नमस्कार।